हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफल 2.0 बैच पर। मेरा नाम है अंकित मालवी। आप सभी जानते हैं हिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों की चल रही है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री का जो चैप्टर, उसका टाइटल है थ्रू द आई ऑफ ट्रेवलर्स परसेप्शन ऑफ सोसाइटीज। कहने का मतलब यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। अभी तक हमने हिस्ट्री की जो फर्स्ट बुक है जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने 9 लेक्चर्स लिए हैं और 9 लेक्चर्स में फर्स्ट बुक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड बुक के ऊपर आ चुके हैं जिसमें पूरा का पूरा इंडिया का मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री कवर किया गया है। कुल 4 चैप्टर्स हैं, एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे और सेकंड बुक को भी फाइनली फिनिश करेंगे। दोस्तों, ये सारा का सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको क्लास 12th के आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा, साथ ही साथ सीयूईटी के एग्जाम में भी आपको काफी मदद करेगा, क्योंकि इन लेक्चर में हम थ्योरी को पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज को भी डिस्कस करते हैं जो आपके सीयूईटी एग्जाम में और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि प्रीवियस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था और उसके बाद आज हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देख लेंगे। तो बेटा, प्रीवियस सेशन में हमने कवर किया था थीम नंबर 4 का पार्ट 2। थीम नंबर 4 जिसमें हम थिंकर्स, बिलीफ्स, बिल्डिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। खास तौर से उसमें हमने गौतम बुद्ध, बुद्ध परंपराओं के बारे में, बुद्ध मूर्ति कलाओं के बारे में हमने बातें करी थी और स्तूपों के बारे में बात करी थी। तो क्या क्या हमने टॉपिक उसमें पढ़ लिए थे, उसमें हमने पढ़ा था द बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ एनलाइटमेंट, इट मींस गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध को किस तरह से एनलाइटमेंट होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये चीजें हम पढ़ चुके थे। देन इसके बाद आता है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध की शिक्षाएं हमने पढ़ ली थी, गौतम बुद्ध को किस तरह, गौतम बुद्ध ने किस तरह शिक्षाएं दी और उन्हें कहां पर कंपाइल किया गया है। एंड देन फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध के जो अनुयायी बने उनके बारे में चर्चा करी। स्तूपों के बारे में हमने बात करी और स्तूपों के बाद डिस्कवरिंग ऑफ स्तूपास, अमरावती एंड सांची। तो स्तूपों की जो खोज हुई है उसमें अमरावती और सांची के स्तूपों का जो भाग्य रहा है उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी। ठीक है, तो ये हम प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके थे। अब आज के सेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। आज के सेशन में जो हमारा चैप्टर है उसमें हम बात करेंगे कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में, विदेशी यात्रियों के बारे में। ये विदेशी यात्री भारत में आए और भारत की सामाजिक स्थिति के बारे में, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में देखते हैं और उनको अपने ग्रंथों के अंदर मेंशन करते हैं। और उन ग्रंथों को इतिहासकारों ने पढ़कर उस समय के समाज के बारे में, उस समय के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो ओवरऑल इस चैप्टर के अंदर हमें इन फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ना है, भारत के समाज संस्कृति के बारे में जो उनके नजरिए थे, और फिर उनको रिकंस्ट्रक्ट किया हिस्टोरियंस ने और इस चैप्टर को क्रिएट किया। तो ओवरऑल ये हमें पढ़ना है। तो बेटा, सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ते हैं ऑलरेडी आप लोग जानते हो। हर एक चैप्टर के अंदर एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि चैप्टर में क्या बेसिकली हमें पढ़ना है, यानी चैप्टर में क्या बेसिक सब्जेक्ट मैटर है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, और साथ ही साथ उसके लिए इतिहासकारों के सोर्सेस क्या है, किन सोर्सेस के बेसिस पर वो बात कर रहे हैं, ठीक है, या उस इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहां पर जो बात होगी वो मीडिएवल टाइम की इंडियन सोसाइटी के कल्चर और बिलीफ सिस्टम और प्रैक्टिसेस के बारे में बात होगी। उसके लिए हिस्टोरियंस ने जिन सोर्सेस को यूज किया है वो है फॉरेन ट्रेवलर्स जो भारत में आए, उनके द्वारा जो टेक्स्ट लिखे गए उनको यूज किया गया है। ठीक है, एंड देन हम बात करेंगे जो ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अल बरूनी की बात होगी जो 11वीं सेंचुरी में भारत में आया था, 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। इसके द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम है किताबुल हिंद। देन हम बात करेंगे सेकंड ट्रेवलर जो 14वीं सेंचुरी में भारत आया, इसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता जिसने जो बुक लिखी है उसका नाम है किताबुल रहला। देन वी हैव द फ्रेंकोइस बर्नियर। इसके बाद तीसरा यात्री जो भारत में आया था उसका नाम था फ्रेंकोइस बर्नियर। ये 17वीं सेंचुरी 17वीं शताब्दी में भारत आए थे और ये एक अलग प्रकार के डॉक्टर भी थे। ठीक है, तो इन 3 यात्रियों के बारे में, उनके बेसिक इंफॉर्मेशन को देखेंगे और उनके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखे गए उसको हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन पर आने से पहले कुछ चीजें मैं आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, यहां पर जो हम यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? ट्रेवलर्स के बारे में। इट मींस यात्रियों के बारे में। ठीक है, आप लोग जानते हो ट्रेवलर्स या यात्री लोग पहले के टाइम से, एंशिएंट टाइम से ही ट्रेवलर्स लोग जो होते हैं, लोग बाग जो होते हैं, यात्रा करते आए हैं, यानी लंबी लंबी ट्रेवलिंग बहुत प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज के ही समय पर लोग ट्रेवल करते हैं, पुराने जमाने से ही लोग यात्रा करते आए हैं, डिस्टेंस माइग्रेशन होता रहा है। इसके पीछे कई कारण हो सकते थे। ये जो ट्रेवलर्स हैं जो ट्रेवलिंग करते थे, इसके पीछे कई कारण हो सकते थे। जैसे कि हो सकता है कि भाई कुछ लोगों का, जो लोग जहां पर रहते हैं वहां की जियोग्राफिकल कंडीशंस या वहां की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बार बार सूखा पड़ जाता है या डेजर्ट है। ठीक है, तो जियोग्राफिकल फिनोमिनास के कारण या क्लाइमेटिक सिचुएशंस के कारण क्या होते हैं, लोग अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। तो एक तो ये कारण हो सकता है।
दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि भाई लोग जॉब की तलाश में, अपॉर्चुनिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार हो सकता है कि वहां पर अच्छे अवसर हमें मिल सकते हैं, वहां पे अच्छी हमें जॉब मिल सकती है। तो इस तलाश के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा तीसरी चीज यहां पर जो लोग यात्रा करते हैं उसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि कई बार ये होता है कि पवित्र या धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए लोग ट्रेवलिंग करते हैं, ठीक है, सेक्रेट प्लेसेस के लिए लोग ट्रेवलिंग करते हैं। इसके अलावा लोग इसलिए भी ट्रेवल करते हैं क्योंकि उनको शौक होता है, शौकियाना तौर पर भी लोग यात्रा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके फ्रेंड्स वगैरह है, आपके आसपास के कई ऐसे लोग होंगे जिनको ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद होता है, तो कई बार शौकियाना तौर पर बहादुरी पूर्ण लोग जो होते हैं वो यात्रा करना पसंद करते हैं। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके लिए लोग ट्रेवल करते आए हैं, प्राचीन काल से ही ट्रेवलिंग होती रही है। अब जब ये ट्रेवलिंग होती है तो एक चीज ध्यान रखना कि कोई व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल, हम चूंकि यहां पे हम जो बात करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो कि एक जगह है अफ्रीका, और अफ्रीका से कोई व्यक्ति ट्रेवल करके कहां पर आया, एशिया में आया। एशिया में भी अगर हम बात करें इंडिया में आया। तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझो कि जब भी व्यक्ति यात्रा करता है, यात्रा करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। तो कोई व्यक्ति जो यहां पर रहता था वो फाइनली कहां पहुंचा, इंडिया पहुंचा। अब जब वो यहां रहता था तो उसकी सोसाइटी के जो रूल्स रेगुलेशंस प्रैक्टिसेस वगैरह जो थी, डेली लाइफ का जो रूटीन था वो डिफरेंट था। और जब वो इंडिया आया तो इंडिया के अंदर उसने एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को देखा। उसने देखा सबसे पहले तो जो जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट है, जो भौगोलिक वातावरण है वो अलग है, यहाँ का लैंड अलग है, यहाँ की भूमि अलग है, यहाँ का मौसम अलग है, यहाँ का वातावरण अलग है। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में चेंज उसने देखा। दूसरी चीज, उसने सोशल एनवायरनमेंट में भी चेंजेस देखे। उसने देखा कि भाई यहाँ की तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हैं, यहाँ पे लोगों की जो वेशभूषा है वो अलग है, यहाँ के लोगों का खान पान अलग है, यहाँ के लोगों का बिलीफ सिस्टम अलग है। तो इंटायरली डिफरेंट चीजों को वो पाते हैं। जब भी एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति जाता है तो वो लगभग पूरी तरह से अलग प्रकार का वातावरण अपने सामने पाता है। इवन अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, और अगर हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो हमें वहां पर एक डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट भी हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा, लोगों का खान पान, वेशभूषा, ये सारी चीजें आज भी ऐसा है, तो उस समय पर भी ऐसा था। तो अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब ये लोग यहां से यहां आए, ठीक है, और माइग्रेशन होता था, इसमें कोई शक नहीं है, लोग बड़ी अमाउंट में लोग ट्रेवल करते थे। और इसमें ये बात में भी ध्यान रखना कि मेल और फीमेल दोनों साथ में ट्रेवल करते थे, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों। ऐसा नहीं है सिर्फ मेल ट्रेवल कर रहे हैं फीमेल नहीं कर रही है, दोनों लोग ट्रेवल करते थे। अब जब ये लोग यहां से यहां आए हैं तो कई सारे लोग हैं जो यहां पर आए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए क्या होता है ना कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग सामान्य होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस के लोग होते हैं। तो जब ये लोग यहां पर आए हैं तो इनमें से कुछ लोग तो क्या होंगे, जब इन डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को देखेंगे तो उनको वो एडॉप्ट कर लेंगे, अपना लेंगे। सामान्यतः सभी लोग अपना लेंगे, सभी लोगों ने अपना लिया, ठीक है, क्योंकि अब उनको वहीं पर बसना है, वहीं पर रहना है। लेकिन कुछ इनमें से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो क्या करेगा, इन डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को देखेगा और उनको क्या करेगा, अपने टेक्स्ट के अंदर मेंशन करेगा। तो कुछ जो समझदार लोग होते हैं वो इन अलग अलग प्रकार की चीजों को, जो उनको डिफरेंट लग रही है, जो उनको इंटरेस्टिंग लग रही है, अलग प्रकार की लग रही है, उनको क्या करेंगे, अपने ग्रंथों में मेंशन करेंगे, अपने टेक्स्ट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा चैप्टर ही यही है कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स भारत में आए उन्होंने भारत के अंदर सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की डिफरेंट काइंड ऑफ चीजों को देखा और उनमें से कुछ लोगों ने उन डिफरेंट चीजों को अपने ग्रंथों के अंदर मेंशन किया और उसी को हम यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि मेल और फीमेल दोनों ट्रेवल करते थे, बट जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो ओनली हमारे पास मेल जो ट्रेवलर्स हैं उनके ही अवेलेबल हैं। फीमेल के कोई भी ट्रेवलर, कोई भी सोर्सेस या टेक्स्ट में अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो भी सरवाइव कर रहे हैं टेक्स्ट वो ओनली फीमेल से ही, मेल से ही रिलेटेड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल ट्रेवल नहीं करती थी, अगर मेल ट्रेवल कर रहे हैं तो फीमेल भी ट्रेवल करती होंगी, ठीक है। ये हिस्टोरियंस का कहना है, ये हिस्टोरियंस का मानना है। तो आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बेटा इन लोगों ने टेक्स्ट तो लिखे, इन लोगों ने टेक्स्ट तो लिखे, लेकिन बात यह आती है कि टेक्स्ट में आखिर लिखा क्या, ग्रंथों के अंदर किन चीजों को उनके द्वारा मेंशन किया गया, ठीक है। अब इस बात को भी समझें। सबसे पहली चीज देखिए, ये लोग क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान लोग हैं, ट्रेवलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं।
तो सबसे पहली चीज जो ये अपने टेक्स्ट में मेंशन करेंगे वो क्या करेंगे कि अगर ये किसी राजा के दरबार में गए तो किंग के दरबार में गए तो राजा के बारे में, राजा के दरबार में जो प्रक्रिया चलती है, जो एक्टिविटी चलती है, उसको वो अपने टेक्स्ट के अंदर मेंशन करते थे। ठीक है, राजा के दरबार की गतिविधियों को मेंशन करते थे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, धार्मिक जो गतिविधियां हैं, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह हो गई, उन चीजों को वो अपने ग्रंथों के अंदर मेंशन करते थे। इसके अलावा और जो कुछ भी उन्हें डिफरेंट लगता था, जो कुछ भी उन्हें अलग या अजीब लगता था, उन चीजों को वो अपने ग्रंथों के अंदर मेंशन करते थे। तो ग्रंथों के अंदर किन चीजों को मेंशन किया जाता था भाई? राजा के दरबार की गतिविधियों के बारे में, ठीक है, धार्मिक समाज में चलने वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रथाएं हैं, उनके बारे में, और जो कुछ भी उन्हें थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, या फिर बोल सकते हो कि आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के बारे में, सिटी के बारे में, शहरों के बारे में। ठीक है, तो शहरों में जो वास्तुकला है, घरों का निर्माण किस तरह से किया गया है, बिल्डिंग्स वगैरह किस तरह से बनी हुई है, शहर की बनावट किस तरह से, इन चीजों को वो अपने टेक्स्ट में मेंशन करते थे। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे एक उदाहरण भी बता देता हूं कि 15वीं सेंचुरी के अप्रोक्स, 15वीं शताब्दी के अप्रोक्स, एक पर्शियन ट्रेवलर भारत में आया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक नाम का अब्दुल रज्जाक नाम का एक पर्शियन ट्रेवलर इंडिया में आया था। ही वाज एन एम्बेसडर ऑफ पर्शियन किंग। पर्सिया के राजा का ये एक एम्बेसडर बनकर भारत या केरल वाले जगह पर आया था। और जिस समय ये आया था अराउंड 15 सेंचुरी, उस समय भारत में विजयनगर एम्पायर का रूल चल रहा था। तो इसने विजयनगर एम्पायर के समय पर जब ये आया तो इसने विजयनगर साम्राज्य के उस शहर के बारे में काफी कुछ लिखा। एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड, ये बड़ा ही एक्साइटेड हुआ, बड़ा ही क्या हुआ, प्रभावित हुआ विजयनगर साम्राज्य के शहरों को देखकर। और उसने अपने ग्रंथ में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी विजयनगर की, उस सिटी के बारे में, उस शहर के बारे में। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा था कि भाई देखो, ट्रेवलर्स जो हैं वो पुराने समय से, लंबे समय से चलते आए हैं, आते रहे हैं, और उसके पीछे के कई कारण हो सकते थे। जैसे उनके इन जहां पे वो रहते हैं वहां पे इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, क्लाइमेटिक सिचुएशन जो होंगी खराब होंगी, तो इसलिए वो लोग ट्रेवल करते थे अवसरों की तलाश में, जॉब के लिए। तो वो लोग ट्रेवल करते थे सैनिकों के रूप में, सोल्जर्स के रूप में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, तीर्थ यात्रियों के रूप में, ट्रेडर्स या मर्चेंट्स के रूप में लोग ट्रेवल करते थे लंबी। या फिर एक चीज और बताइए कि अपने शौकियाना तौर पर, बहादुरी के भावना से प्रेरित होकर लोग ट्रेवल किया करते थे। ठीक है, अब जब वो ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पर आएंगे तो उनको पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो अलग दिखेगा, जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट अलग दिखेगा, इन्वायरमेंट उनको अलग दिखेगा, देन सोशल इन्वायरमेंट उनको अलग दिखेगा। तो उनमें से कुछ लोग क्या करेंगे, उस चीजों को एडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग जो बुद्धिमान होते हैं वो उन डिफरेंट चीजों को अपने टेक्स्ट में मेंशन करेंगे। अब जब वो टेक्स्ट लिख रहे हैं तो टेक्स्ट में क्या चीजों को लिखा जाता है? जनरली कोर्ट के, राजा के दरबार की गतिविधियों के बारे में, ठीक है, धार्मिक प्रथाओं के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में। इसके अलावा शहरों की जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, इन चीजों को वो अपने ग्रंथों में मेंशन करते हैं। एक एग्जांपल भी बता दिया मैंने अब्दुल रज्जाक के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और आगे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, कई बार ऐसा भी आपको देखने में को मिलेगा, कई बार ऐसा भी होगा कि जो ट्रेवलर्स हैं वो लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बजाय अपने ही राज्य के अंदर, अपने ही एरिया के अंदर ट्रेवल करते हैं और समाज की स्थितियों को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के जो ऑफिसर्स थे, मुगल एम्पायर के जो अधिकारी वगैरह थे, एम्पायर के जो लोग थे, वो अपने ही साम्राज्य के अंदर, अपने ही साम्राज्य के अलग अलग राज्यों के अंदर ट्रेवल करते थे और पब्लिक की जो भी प्रैक्टिसेस थी, सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उनको जानने की कोशिश करते थे। यानी कि जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए। हम वैसे यहाँ पे जिन लोगों के बारे में बात करेंगे वो एक कॉन्टिनेंट या फिर एक ज्यादा दूर डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं, लेकिन जैसे मुगल एम्पायर है तो वहां पे लोग शॉर्ट डिस्टेंस को भी ट्रेवल करके चीजों को जानने की कोशिश करते थे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में किन लोगों के बारे में बात करनी है। तो बेटा इस चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। सबसे पहले हम अल बरूनी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी जो कि 11वीं सेंचुरी में भारत में आया था। कौन सी शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। अल बरूनी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका नाम था किताबुल हिंद। देन फिर हम यहां पर बात करेंगे दूसरे नंबर पर इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता जो 14वीं सेंचुरी में भारत में आया था, 14वीं शताब्दी में, और इसके द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है किताबुल रहला। इब्न बतूता
अफ्रीका का जो वेस्टर्न एरिया है वहां पे एक देश आता है मोरक्को, वहां से ये इंडिया में आया था। अल बरूनी बेसिकली उज्बेकिस्तान से एसोसिएटेड था, उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, लेकिन इंडिया में जब ये आया था तब ये गजनी से आया था। गजनी अफगानिस्तान का एक शहर है, वहां पे ये बस चुका था। तीसरे नंबर पे हम यहां पर बात करेंगे तीसरे यात्री की, जिसका नाम क्या है, फ्रेंकोइस बर्नियर। फ्रेंकोइस बर्नियर जो 17वीं सेंचुरी में भारत आया था, 17वीं शताब्दी में भारत आया था। ये फ्रांस का व्यक्ति था, फ्रांस का नागरिक था, और इसके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है। और कई सारी बातों को इसने मुगल साम्राज्य के समय की एसोसिएटेड चीजों को इसने अपने ग्रंथ के अंदर मेंशन किया। तो इन तीन यात्रियों के बारे में बात करेंगे। अब जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, समझाया है, उसको आप लोग यहां पर देख लेंगे टेक्स्ट में, पीपीटी के अंदर। मैं आप लोगों को एक एक चीज बता देता हूं, वही देखिए। हमने जो जो चीज समझी है वही चीज यहाँ पे आपके सामने मेंशन है। वुमेन एंड मेन हैव ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ वर्क टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स। तो महिलाएं और पुरुष अपने क्षेत्रों में ट्रेवल करते आए हैं प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, ठीक है, और भी कई चीजों के लिए। तो ट्रेडर्स के रूप में, सोल्जर्स के रूप में, प्रीस्ट के रूप में, पिलग्रिम्स यानी तीर्थयात्रियों के रूप में लोग ट्रेवल करते आए हैं। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि एडवेंचरस होते हैं कुछ लोग, बहादुरी की भावना से भी लोग यात्रा करते आए। देन फिर हमने देखा था कि जब ये लोग अपने इनमें से कुछ लोग क्या होते हैं, चीजों को लिखते हैं अपने ग्रंथों के अंदर। तो जब वो ग्रंथों को के अंदर चीजों को लिखते हैं तो जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो एसोसिएटेड होता है दरबार से संबंधित धार्मिक चीजें, या फिर शहर के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, स्थापत्य कला है वो। एक एग्जाम्पल भी हमने देखा था अब्दुल रज्जाक समरकंदी का, जो भारत में आया था। इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि मीडिएवल टाइम पर और मीडिएवल टाइम में जो ट्रेवलर्स आए, उन्होंने भारत की सोसाइटी के बारे में जो चीजों को देखा और जिन चीजों को लिखा, उनको पढ़कर हम अपने उस टाइम के इतिहास को किस तरह से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस तरह से समझ सकते हैं। इन चीजों को बेटा हमें पढ़ना है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट की उस समय के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया है हिस्टोरियंस ने, और उसके लिए उन्होंने यूज किया है इन ट्रेवलर्स के टेक्स्ट को, और जिसमें हम अल बरूनी, इब्न बतूता और फ्रेंकोइस बर्नियर की बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, बेसिकली क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्या इस चैप्टर के अंदर है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन में यही चीजें थी। नाउ कम ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक। अब आते हैं पहले टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक आपके सामने देखने को आपको मिल रहा है अल बरूनी एंड किताब उल हिंद। तो यहां पर हमें बात करनी है किसके बारे में बेटा, अल बरूनी के बारे में। और अल बरूनी की जो बुक है जिसका नाम आप लोग देख रहे हैं, क्या नाम है, किताब उल हिंद। तो अल बरूनी के बारे में बात करना और उसकी जो बुक है किताब उल हिंद, उसके बारे में बात करना। तो अब फिर से मैं आप लोगों को एक एक करके चीजों को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, ठीक है। अल बरूनी के बारे में बात करें, ठीक है। अच्छा, आपने क्लास 11th पढ़ी थी। क्लास 11th में हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम था मंगोल एम्पायर। मंगोल साम्राज्य पढ़ा था, मंगोल एम्पायर या नोमेडिक एम्पायर। नोमेडिक एम्पायर के अंदर आपने मंगोल एम्पायर, और मंगोल एम्पायर में आपने चंगेज खान के बारे में पढ़ा था। और जब आपने चंगेज खान के बारे में पढ़ा था तो आपने चंगेज खान के बारे में बहुत सारी चीजें थी, उसमें से एक इवेंट आपने पढ़ा होगा कि एक बार चंगेज खान ने अपने कुछ एम्बेसडर्स को भेजा था। कहां भेजा था, एक जगह भेजा था जिसका नाम था ख्वारिज्म। लगभग 1221 के अप्रोक्स ख्वारिज्म नामक एक जगह पर भेजा था, ठीक है। ख्वारिज्म के उस समय पर जो राजा थे, बादशाह थे, उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद के पास अपने एम्बेसडर्स को भेजा था, और उस बादशाह ने उसके एम्बेसडर्स की हत्या करवा दी थी। और उसके बाद चंगेज खान ने फिर हालांकि थोड़ा और शांति से काम लिया और अपने कुछ और लोगों को और भेजा, लेकिन फिर से ख्वारिज्म के बादशाह ने उन लोगों के साथ भी वैसा ही किया जैसे पहले ट्रीट किया था। देन चंगेज खान कैंपेन करता है ख्वारिज्म के ऊपर लगभग 1221 से 1225 के बीच में। और ख्वारिज्म जो उस समय पर एक बड़ा राज्य था, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे महत्वपूर्ण शहर थे, उनके ऊपर अटैक करता है। और जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज थे उनके ऊपर वो मेसकर करता है, यानी नरसंहार वहां पर किया जाता है, और कई लोगों की हत्याएं की जाती है, ठीक है। ये चीजें अपन ने पढ़ी थी। तो वहां से आपको बस ये चीज उठाना है, क्या है, ख्वारिज्म।
वर्तमान में ये जो जगह है ख्वारिज्म, ये आती है बेटा उज्बेकिस्तान में। कहां आती है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में ये जगह आती है। ये शहर आज के समय कहां पर आता है? उज्बेकिस्तान में आता है। यहां से हम अलबरूनी के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं बातों को। क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वो ख्वारिज्म के अंदर हुआ था। ठीक है, इसका जन्म कहां हुआ था? ख्वारिज्म के अंदर हुआ था 973 सी के अंदर। 973 सी के अंदर अलबरूनी का जन्म होता है ख्वारिज्म में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जन्म जिस जगह पर हुआ है यानी ख्वारिज्म में, ये सिटी बहुत ज्यादा क्या थी? एक लर्निंग सेंटर के रूप में जानी जाती थी। लर्निंग सेंटर का मतलब क्या हो गया? शिक्षा का केंद्र, यानी कि अच्छे पढ़े लिखे लोग यहां पर रहते थे। अच्छा खासा इन्वायरमेंट था इस सिटी का। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर तक्षशिला है, नालंदा है, तो ये लर्निंग सेंटर। इसी तरह वहां पर ख्वारिज्म एक लर्निंग सेंटर की तरह था, एक शिक्षा के केंद्र की तरह था। तो दैट्स वाई अलबरूनी, चूंकि ख्वारिज्म के अंदर उसका जन्म हुआ है, तो ये भी काफी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी बना। इसने भी अच्छी खासी एजुकेशन प्राप्त करी, अच्छा खासा पढ़ा लिखा। तो अगर हम बात करें ख्वारिज्म में ये पैदा हुआ है, इसलिए इनका जो एजुकेशन हुआ ये बहुत ही सिस्टमेटिक हुआ। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इनको मिली, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इनको मिली, यानी अच्छी शिक्षा इनको मिली। और ये कई सारी लैंग्वेज को सीख चुके थे। जब इनकी शिक्षा चल रही थी तब ये कई सारी भाषाओं का ज्ञान इनको मिला, जैसे सीरियाई भाषा है, या फिर अरबी भाषा है, पर्सियन है, तर्किश लैंग्वेज है, कई सारी भाषाओं, संस्कृत का भी इनको नॉलेज था, संस्कृत का भी इनको ज्ञान था। तो सीरियाई भाषा, अरबी, फारसी, तुर्की, इसके अलावा संस्कृत, इन सब भाषाओं का इनको नॉलेज था। अच्छा, इन सब के अलावा एक और लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, वो है ग्रीक। अब ग्रीक लैंग्वेज तो इनको नहीं आती थी, ग्रीक भाषा का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन लेकिन ग्रीक भाषा के जो बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, जैसे कि प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो ये जानते थे। ठीक है, वो ये जानते थे, क्योंकि ग्रीक भाषा का ट्रांसलेशन अवेलेबल था। तो भले ही ग्रीक नहीं पता हो, लेकिन ग्रीक के जो महान लोग थे उनके द्वारा जो टास्क या कार्य किए गए हैं, इन्वेंशन किए गए, उससे ये अवगत थे, उसका नॉलेज इनको था। यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी बेटा कि ये सब इनका जन्म, अर्ली लाइफ यहां पर हुई, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन्होंने ली, कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, ग्रीक भी के भी जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनके बारे में चीजें पता थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके जीवन में एक मोड़ आता है अराउंड 1017 के लगभग, समझ गए? 1017 सी के लगभग इनके जीवन में एक मोड़ आता है। क्या मोड़ आता है भाई? आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, ये अफगानिस्तान के गजनी का राजा था, महमूद गजनवी का सुल्तान था। तो 1017 में महमूद गजनवी क्या करता है? ख्वारिज्म के ऊपर अटैक कर देता है। इन्वेशन ऑफ महमूद गजनवी हो जाता है ख्वारिज्म के ऊपर। जब ये अटैक करता है ख्वारिज्म पर, तो ख्वारिज्म के क्योंकि भाई डेफिनेटली वो लर्निंग सेंटर था, तो वहां पे इकोनॉमी भी अच्छी थी, लूटपाट वो वहां पे करता है। इसके अलावा वहां के जो इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग थे उन्हें कैद करके अपनी राजधानी गजनी लेकर आता है, क्योंकि राजा महाराजाओं का ये होता था कि वो जो बुद्धिमान लोग थे उन्हें अपने पास रखना चाहते थे। तो यहां पे महमूद गजनी अटैक करता है। अटैक करके जो भी ख्वारिज्म के लर्नर्स थे, बुद्धिमान लोग थे, इंटेलेक्चुअल थे, उनको कैद करके गजनी ले आता है। तो यहां पर कैद करके क्या किया गया? अपने अलबरूनी को गजनी लाया गया। नाउ अलबरूनी कहां पर पहुंच चुके हैं? गजनी पहुंच चुके हैं। लगभग 44-43 ईयर की उनकी एज चल रही है, और इस उम्र में अब वो गजनी आ गए हैं। वन ऑफ द प्रिजनर के रूप में, कैदी के रूप में उन्हें यहां ले आया गया है। स्टार्टिंग में तो अगर किसी को भी कैद करके कहीं पर लाएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे ही इनके साथ हुआ, इन्हें अच्छा नहीं लगा। लेकिन धीरे धीरे उन्हें गजनी अच्छा लगने लगा, गजनी में उन्हें सही लगने लगा, और वो फिर गजनी में ही बस गए, और अपनी मृत्यु तक, लगभग 70 या 77 साल की उम्र तक वो गजनी में ही रहे। ठीक है, तो अपनी मृत्यु तक फिर वो गजनी में ही रहे। अब आगे आती है कहानी कि गजनी में ही रहे, गजनी ठीक लगने लगा, अफगानिस्तान का ये शहर था। अब गजनी में रहते हुए इनका जो इंटरेस्ट था, ये इंडिया के प्रति बढ़ना शुरू हुआ। गजनी में रहते हुए इनका इंटरेस्ट भारत के प्रति बढ़ना शुरू हुआ। अब आप बोलोगे भाई, किसी भी जगह के बारे में किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट एकदम से नहीं बढ़ता, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। अगर इनका इंटरेस्ट इंडिया के प्रति बढ़ा
तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। किसी जगह के प्रति हमारा इंटरेस्ट कब बढ़ता है, या तो हमने उस जगह को देखा हो, या हमने उसके बारे में सुना हो, ठीक है, या हमने उसके बारे में पढ़ा हो। अब देखा सुना या पढ़ा हो तभी इंटरेस्ट जागता है। तो अल बरूनी ने देखा तो नहीं था, क्योंकि उस समय पर देखने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, तो गए नहीं है तो फिर कैसे इंटरेस्ट, आपको ऐसा भी नहीं है मोबाइल फोन वगैरह में देख ले, टीवी वगैरह में तो उस समय चलती नहीं थी, तो फिर क्या हुआ, सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट जागने के पीछे के दो कारण थे। एक तो ये कि 8वीं शताब्दी से ही, 8th सेंचुरी से ही संस्कृत के जो टेक्स्ट थे, संस्कृत के जो टेक्स्ट थे उनका अरबी तुर्की अरबी भाषा में ट्रांसलेशन होने लग गया था। तो संस्कृत के कई सारे टेक्स्ट, जैसे मैथमेटिक्स के ऊपर जो टेक्स्ट थे, या फिर मेडिकल नॉलेज के ऊपर जो आयुर्वेद के ऊपर जो टेक्स्ट लिखे गए थे, या फिर जो धार्मिक साहित्य होता है, वेद पुराण, ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्स्ट जो थे वो अरबी में ट्रांसलेट होने लगे थे। तो उन्होंने इन टेक्स्ट को पढ़ा था, ठीक है, इससे उनका इंटरेस्ट जागा। दूसरी चीज ये है कि महमूद गजनवी ने इंडिया के ऊपर, आप लोग जानते हो, 17-18 बार अटैक किए, और भारत का जो नॉर्थ वेस्ट इलाका है, पंजाब वाला जो क्षेत्र है, वो उसके साम्राज्य का अंग बन चुका था। इट मींस पंजाब बिकेम द पार्ट ऑफ गजनी एम्पायर, ठीक है, गजनवी का के एम्पायर का पार्ट बन गया, गजनी एम्पायर का पार्ट बन चुका था। अब जब गजनी और पंजाब जब एक ही साम्राज्य का अंग बन चुका है, एक ही एम्पायर का पार्ट बन चुका है, तो यहाँ के लोग ट्रेवल करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, उनके बीच में कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश होंगे, उनके बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश होंगे, तो एक ऐसा माहौल बनेगा जिससे कि लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो ये दो ऐसे कारण थे जिसकी वजह से इनका इंडिया के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लग गया, ठीक है, इंडिया के प्रति इंटरेस्ट बढ़ने लग गया। और इवन इनके कई सारे ब्राह्मण फ्रेंड्स भी थे जिनके साथ इन्होंने कई सारे ब्राह्मण टेक्स्ट को पढ़ा, जो ब्राह्मण्स के द्वारा लिखे गए टेक्स्ट थे, जैसे कि भगवत हो, पुराण हो गए, अलग अलग प्रकार के वेद हो गए, या फिर जैसे पतंजलि के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं, मनुस्मृति वगैरह, तो इन टेक्स्ट को इन्होंने पढ़ा भी था, कई सारे टेक्स्ट का ट्रांसलेशन भी किया था। समझ में आ गई बात आप लोगों को? ये बेटा चीजें हैं, ये इनका इंटरेस्ट इसलिए जागा। अब इसी कारण फिर ये इंडिया में भी आए होंगे, लेकिन इनका जो इंडिया में आने का ट्रेवल प्रोग्राम था वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि ये भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में या पंजाब वाले क्षेत्र में इन्होंने ट्रेवलिंग करी होगी, ठीक है। तो अब आप लोगों को सारी कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई अल बरूनी के बारे में, कब जन्म होता है, कहाँ जन्म होता है, ठीक है, वो जगह कैसी थी, फिर वहां पर उन्होंने किस तरह का ज्ञान लिया, कौन सी भाषाएं सीखी, फिर क्या जीवन में एक मोड़ आता है, किसका टेक होता है, और फिर गजनी में आते हैं, और फिर इंडिया के प्रति इंटरेस्ट कैसे जागता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी। अब आप लोग इसी चीज को टेक्स्ट के अंदर देख सकते हो कि अल बरूनी वॉज बोर्न इन 973। 973 में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है बेटा? ख्वारिज्म के अंदर होता है। इन प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में ये जगह थी। ख्वारिज्म वॉज एन इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था, ये एक लर्निंग सेंटर के रूप में इसे जाना जाता था। अल बरूनी रिसेव्ड बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम, की सबसे अच्छी शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी। कई सारी भाषाओं का इनको नॉलेज था। फिर 1017 में किसका अटैक हुआ? ख्वारिज्म के ऊपर। तो आप लोग देख रहे हो महमूद गजनवी का अटैक होता, ठीक है। नेक्स्ट, फिर गजनी में रहते हुए इनका इंडिया के प्रति इंटरेस्ट बढ़ा, और इंटरेस्ट बढ़ने के पीछे के जो कारण थे वो मैंने आपको बताया, क्योंकि 8वीं शताब्दी से ही भारत के जो संस्कृत के टेक्स्ट थे उनका अरबी में ट्रांसलेशन होने लगा था, ठीक है। और पंजाब पार्ट बन चुका था गजनवी के एम्पायर का, साम्राज्य का, तो ये भी एक चीज थी। और इनके कई सारे ब्राह्मण फ्रेंड थे, स्कॉलर्स थे, जिनके साथ में ये टेक्स्ट को पढ़ा करते थे। इसके बाद आते हैं ट्रेवल ये किए इंडिया के अंदर। अब बात आती है कौन सी चीज के बारे में? 1.1 हमने यहाँ पे 1.1 चल रहा, ख्वारिज्म टू पंजाब। और अब आते हैं अपन अगले पॉइंट के ऊपर, जो है ट्रेवल अकाउंट यानी यात्रा वृतांत। तो अब हम चर्चा करेंगे ट्रेवल अकाउंट यानी यात्रा वृतांत के बारे में, ठीक है। देखिए तो अभी तक जो भी हुई बात, इंडिया में आए, इंडिया में आकर इन्होंने एक ट्रेवल अकाउंट लिखा, और ट्रेवल अकाउंट का नाम क्या है? किताबुल हिंद। यात्रा वृतांत का नाम क्या है? ट्रेवल अकाउंट, किताबुल हिंद। अब देखिए ऐसा है कि जिस समय ये इंडिया में आए 11वीं सेंचुरी में, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जो कि एक यात्रा वृतांत है, ठीक है। ये एक प्रकार का लिटरेचर हो गया। ट्रेवल अकाउंट एक प्रकार का क्या है? लिटरेचर है। एक प्रकार का क्या है?
साहित्य है। अब साहित्य जो होता है ना, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ट्रेवल अकाउंट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप। जैसे कि इसमें बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, एकांकी, कहानी, अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। वैसे ये एक ट्रेवल अकाउंट भी ऑल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ लिटरेचर। लेकिन बेटा उस समय तक इंडिया के साहित्य में ट्रेवल अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी हमारे देश में ग्रंथ जो लिखे जाते थे मेनली धार्मिक होते थे, लेकिन यात्रा वृतांत तो नहीं लिखे गए थे, यानी वो चलते नहीं थे सोसाइटी में, उस समय तक नहीं चला करते थे। आपने देखा मेडिकल नॉलेज के ऊपर टेक्स्ट लिखे गए, व्याकरण साहित्य लिखा गया पतंजलि का, ठीक है, बहुत सारी चीजें। लेकिन ट्रेवल अकाउंट साहित्य का हिस्सा उस समय तक इंडिया में नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में नहीं था तो दुनिया के अंदर नहीं था, दुनिया में था। जैसे अफ्रीका का जो डेजर्ट वाला एरिया है वहां के लोग ट्रेवल अकाउंट लिखते थे। इसके अलावा बोलगा, उत्तर में जो बोलगा रिवर है, ठीक है, वहां के लोग ट्रेवल अकाउंट यूज करते थे या लिखते थे, ये साहित्य का हिस्सा था। लेकिन इंडिया में नहीं था। तो इन्होंने ये जो ट्रेवल अकाउंट लिखा है, ये हो सकता है कि उस समय तक भारत के लोगों के द्वारा नहीं पढ़ा गया हो, या फिर कुछ ही लोगों ने पढ़ा हो। 15th सेंचुरी तक इनका ये जो बुक है इंडिया में शायद ही है कि किसी ने पढ़ी हो, क्योंकि उस समय तक इंडिया में ट्रेवल अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं चलता था लिटरेचर के पार्ट पर, ठीक है। 15वीं शताब्दी के बाद हो सकता है कि इस बुक को या इस ग्रंथ को इंडिया के लोगों ने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि तब तक ट्रेवल अकाउंट इंडिया के लिटरेचर का पार्ट नहीं था। समझ में आ गई ये वाला कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव द 1.2 किताबुल हिंद। तो अब हमारे सामने अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है 1.2, जिसमें अब हम इनके द्वारा जो ट्रेवल अकाउंट लिखा गया यात्रा वृतांत, जिसका नाम क्या किताबुल हिंद, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक इमेज आप लोग देख रहे हैं। इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि एक पोएट है, एक कवि है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये एथेंस के हैं। एथेंस मतलब यूरोप में जो एथेंस है, ग्रीक सिटी है एथेंस, वहां के एक कवि हैं। और इनके सामने इनके कुछ शिष्य बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक राजा बैठे हुए हैं। अब ये जो पूरा का पूरा चित्र है, ये 13th सेंचुरी में एक अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट से लिया गया है। 13वीं शताब्दी का एक अरेबिक मैन्युस्क्रिप्ट है, अरबी मैन्युस्क्रिप्ट है, उससे लिया गया है। और जिन लोगों की बात की जा रही है इस चित्र के अंदर, वो कब के हैं बेटा? वो लोग एसोसिएटेड हैं बहुत पुराने 6th सेंचुरी बीसी, 6ठी शताब्दी बीसीई के लोग हैं। और कहां के लोग हैं? तो मैंने आपको बताया एथेंस के लोग हैं। अब आपसे यहां पे बोला जा रहा है कि आप इनकी ड्रेस को देखिए और बताइए कि क्या ये आपको अरेबिक लग रहे हैं या फिर ये आपको ग्रीक लग रहे हैं, क्योंकि जो टेक्स्ट है वो तो अरेबिक है, लेकिन बात हो रही है जिन लोगों की, वो कहां के हैं? यूरोप के, यानी ग्रीक के हैं। लेकिन अब आप ड्रेस को देखकर बताओ कि क्या ये ग्रीक्स हैं या कि यूरोपियंस हैं या फिर ये अरेबिक्स हैं। तो डेफिनेटली आप लोग ये ड्रेस देखकर बोल पाओगे कि, क्योंकि ये ड्रेस जो है वो साफ तौर पर दिखाई देती है कि अरब कंट्रीज के लोग इस तरह की ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द अनदर पार्ट। तो अब आते बेटा अपन इसके बुक के ऊपर, जिसका नाम क्या है? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के बुक जो उन्होंने लिखी, इसके अंदर उन्होंने किन बातों को लिखा, और इसको लिखने का जो एक स्ट्रक्चर है उसको यहां पे हमें समझना है, ठीक है, एक तरीका समझना है। इस बुक के अंदर अलग अलग जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर बातें की गई हैं, और कुल मिलाकर 80 चैप्टर्स इसके ऊपर इसमें लिखे गए हैं। कोई भी बुक आप देखोगे तो उसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, तो उसी तरह इसमें भी 80 चैप्टर हैं, 80 चैप्टर में बुक लिखी गई है, और अलग अलग विषय हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। कौन कौन से सब्जेक्ट है तो आप लोग देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं लैंग्वेज बता दूं, इस बुक की भाषा है अरेबिक, और ये बहुत ही सिंपल साधारण भाषा में लिखी गई है। सिंपल साधारण का मतलब है बहुत ज्यादा टिपिकल या क्लिष्ट भाषा यूज नहीं की गई है, व्याकरण बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ है। सिंपल साधारण भाषा जो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। लैंग्वेज अरेबिक है, अरबी भाषा में लिखी गई है किताबुल हिंद। अब जो सब्जेक्ट इसके अंदर कवर हुए 80 चैप्टर में तो है, लेकिन जिस विषय पर लिखी गई है वो क्या है? धर्म और दर्शन, यानी रिलीजन एंड फिलोसॉफी। फेस्टिवल्स जो इंडिया में हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, एक एल्कीमी के ऊपर, मैनर्स एंड कस्टम्स, रीति रिवाजों और कस्टम्स के ऊपर, सोशल सामाजिक जीवन के ऊपर, भार तोल मापन की जो विधियां होती थी, आइकोनोग्राफी यानी मूर्तिकला, लॉ एंड मेट्रोलॉजी यानी कानून और मापतंत्र विज्ञान, इन विषय के ऊपर इन्होंने ये अपनी बुक लिखी है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो बुक लिखने का, यानी बुक जो लिखी गई है, तो 80 चैप्टर जो लिखे गए वो किस तरीके से लिखे, उसका स्ट्रक्चर क्या था। देखिए, इनको बुक को लिखने का जो स्ट्रक्चर था ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे एक चैप्टर इन्होंने स्टार्ट किया, एक चैप्टर जब भी एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक क्या आता है? क्वेश्चन आता है। सबसे पहले क्वेश्चन से चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्या होगा? क्वेश्चन से चैप्टर स्टार्ट होगा, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आप लोग देखें कि जो भी क्वेश्चन आया
उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा, और एक्सप्लेन करने के लिए किस परंपरा को का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि ये चैप्टर रिलीजन से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है? रिलीजन से एसोसिएटेड है। तो यहां पे इन्होंने कोई रिलीजन से एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्ण सिस्टम के बारे में, वर्ण व्यवस्था के बारे में, कि वर्ण सिस्टम में 4 वर्ण होते हैं। तो इस तरह का उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के अनुसार, यानी सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार, जो संस्कृत के ग्रंथ हैं उसमें जो बातें मेंशन की गई है उसके अनुसार वो एक्सप्लेन करेंगे। तो अब ये जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 वर्ण के बारे में, तो उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा? सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के अनुसार, यानी सांस्कृतिक या संस्कृत की परंपराओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार। और उसमें फिर वो रिप्लाई कर सकते हैं कि भाई देखिए ऐसा है कि एक मान्यता है कि जो 4 वर्ण है उनकी उत्पत्ति ईश्वर के अलग अलग ऑर्गन्स से हुई है, और ये मान्यता की गई है कि जो ब्राह्मण सबसे हाई कैटेगरी है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। इस तरह से सांस्कृतिक परंपराओं का यूज करते हुए, टेक्स्ट को यूज करते हुए उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद फिर वो उसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किसके साथ? अदर ट्रेडिशंस के साथ। अन्य परंपराओं के साथ अब उनकी कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखें कि जैसे ये तो हो गई बात कि यहाँ पे ये वाला सिस्टम चलता था, वर्ण सिस्टम, उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब अदर ट्रेडिशंस के साथ उसको कंपेयर किया जाएगा कि ऐसा नहीं है कि सोशल कैटेगरी सिर्फ सामाजिक विभाजन सिर्फ इंडिया में ही था, ये पर्सिया के अंदर भी था, उसको एक्सप्लेन करेंगे। पर्सिया में भी इस प्रकार का सोशल कैटेगराइजेशन था। और उसमें फिर उन्होंने ये भी बताया कि हालांकि इस्लाम रिलीजन के बारे में भी बताएंगे कि इस्लाम रिलीजन के अंदर भेदभाव नहीं होता, सब ह्यूमंस को सबको इक्वली फील किया जाता, सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिसेस में डिफरेंस होते हैं, लेकिन मानव के बीच में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं वो इस तरह से उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, इस तरह से चीजों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और अपनी बात को भी वो रखेंगे। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट जब किया गया, उसके लिए जो तरीका या जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे था कि एक चैप्टर स्टार्ट होगा विद अ क्वेश्चन, देन एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू सांस्कृतिक ट्रेडिशंस, एंड देन कंपेयर विद द अदर ट्रेडिशंस। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। यहां तक की बातें अपन ने पढ़ ली कि इनकी बुक कौन सी भाषा में है, किस तरह की भाषा यूज की गई है, कौन कौन से सब्जेक्ट का यूज किए गए और कितने चैप्टर में बुक लिखी गई है। नाउ उसके लिए जो उनका एक तरीका है लिखने का वो ये था कि पहले स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन से, फिर उसका एक्सप्लेनेशन होता है, और फिर उसका क्या होता है? कंपेयर होता है विद अदर ट्रेडिशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ आज के समय के हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार जो हैं, उनका ये मानना है कि अलबरूनी ने अपनी बुक को लिखते समय ये जो एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि उनका बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स के प्रति क्या होना? रुझान होना या झुकाव होना, क्योंकि इन्हें गणित बहुत ज्यादा पसंद था। दैट इज द मेन कोज बिहाइंड दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के पीछे का कारण ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द अनदर टॉपिक। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई किसके लिए लिखा था ये वाला ग्रंथ। तो आप लोग जानते हो कि अरबी भाषा तो इंडिया के अंदर नहीं चलती थी, लेकिन इंडिया का जो सीमांत क्षेत्र है, जो फ्रंटियर एरिया है, जैसे अफगानिस्तान वगैरह जो हो गया, वहां के लोग अरबी भाषा को जानते थे। तो इतिहासकारों का मानना है कि भाई डेफिनेटली ये बुक उन लोगों के लिए लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव अ टर्म हिंदू। हिंदू शब्द को हम थोड़ा सा देख लें। किताबुल हिंद के अंदर हिंद शब्द आ रहा है, तो यहां पे हम थोड़ा सा हिंदू शब्द को भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। भाई हिंदू शब्द की बात करें, आप लोग जानते हो हिंदू शब्द इज अ रिलीजियस आइडेंटिटी। आज के समय वाइड लेवल पर इस शब्द का यूज रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए किया जाता है, लेकिन अब आप इसका ओरिजिन समझें, इसका जो उद्भव हुआ है उसको समझें। तो बेटा हिंदू शब्द की उत्पत्ति एक पर्शियन वर्ड से हुई है, एक पर्शियन शब्द से हुई है। जब पारसी लोग भारत में आए अराउंड 500 ईसा पूर्व बीसीई में, तो जब पर्शियंस इंडिया में आए तो पर्शियंस ने एक शब्द को यूज किया, और वो शब्द यूज किया गया था इंडस रिवर। कौन सी रिवर? इंडस रिवर। इंडस रिवर के ईस्ट के रीजन को, ईस्ट के रीजन के लिए। ठीक है, तो बेसिकली एक वर्ड था पर्शियन भाषा का, और जिसका यूज किया गया था इंडस रिवर के ईस्ट के क्षेत्र को एक्सप्लेन करने के लिए।
उसके लिए, यानी पूर्व का जो क्षेत्र है उसको बताने के लिए इंडस सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र के लिए एक पारसी भाषा का शब्द था वो यूज किया जा रहा था। ठीक है, अब वो इंडस जो रिवर है उसके पूर्व के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्शियंस के बाद भारत में अरेबिक्स आए। कौन आए? अरेबिक्स आए। तो अरेबिक्स ने भी उसी चीज को कंटिन्यू रखा, बस उन्होंने क्या किया कि जैसे अरेबिक्स, अरेबी भाषा में क्या होता है ना, अल शब्द जोड़ दिया था, अल हबीबी आपने सुना होगा, तो उन्होंने इसके आगे क्या जोड़ दिया? अल जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया? अल हिंद बन गया। तो उस रीजन को अब किस तरह डिनोट किया जाता था? अल हिंद से। ठीक है, तो वो हिंद बोलते थे, तो ये लोग अब क्या बोलने लगे? अल हिंद बोलने लगे। अब कुछ और चीजें अरेबिक्स ने जोड़ी, तो अल हिंद तो रीजन बन गया, और जो लोग थे यहाँ के, पीपल्स जो थे, जो लोग थे, उनके लिए हिंदी शब्द आ गया, कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए कौन सा शब्द आ गया? हिंदी शब्द आ गया। ये कहानी आ गई अरेबिक्स तक। अरेबिक्स के बाद कौन आए बेटा? अरेबिक्स के बाद आए तुर्क। तो जब तुर्क लोग आए, तो तुर्क लोगों ने क्या किया कि जो रीजन था, इंडस के पूर्व का जो रीजन था, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का यूज किया। कौन सा शब्द यूज किया? हिंदुस्तान। तो यहां से उस रीजन के को आइडेंटिफाई करने के लिए हिंदुस्तान शब्द आया। अब जो लोग थे, ठीक है, सॉरी, लोग, हिंदुस्तान शब्द तो हो गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? पीपल को, लोगों को क्या कहा? हिंदू कहा। ठीक है, तुर्क रेफर्ड द पीपल ईस्ट ऑफ द इंडस कॉल्ड हिंदू। तो इन्होंने अब लोगों को क्या कहा? हिंदू कहा। लोगों के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? हिंदू। ठीक है, और जो लैंग्वेज थी उसके लिए शब्द यूज किया है हिंदवी। हिंदी वर्ड यूज फॉर द लैंग्वेज, वो लोग जो पूर्व में रहते हैं इंडस के, वो लोग जो भाषा बोलते हैं वो हिंदवी है। तो तुर्कियों ने हिंदुस्तान क्षेत्र के लिए, हिंदू लोगों के लिए और हिंदवी भाषा के लिए किया। ठीक है, पर्शियंस ने एक वर्ड हिंद यूज किया ईस्ट के रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन जब अरेबिक्स आए तो उन्होंने रीजन के लिए अल हिंद किया और भाषा और लोगों के लिए हिंदी किया। समझ गए सभी लोग? कहीं भी इस शब्द का यूज रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए नहीं किया गया था। ये तो कई हजारों सालों के बाद, सॉरी हजारों नहीं, सैकड़ों सालों के बाद ये जो टर्म है हिंदू, ये धार्मिक पहचान के रूप में बना था। ठीक है, चलो ओरिजिन अपन ने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। नाउ कम ऑन टू द सेकंड ट्रेवलर के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? इब्न बतूता। तो अब हमारी चर्चा होगी किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में। तो अब इब्न बतूता के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनके बारे में भी सब कुछ समझेंगे। तो आते हैं इब्न बतूता के बारे में। देखिए जी, सबसे पहली बात कि इब्न बतूता जो थे, इनके बारे में अपन देखें तो इनका जो जन्म होता है वो होता है तेंजियार नामक स्थान। तेंजियार, ये जगह आती है मोरक्को में, और मोरक्को आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का जो पश्चिमी एरिया है वहां पर ये देश है मोरक्को, और मोरक्को में एक जगह आती है तेंजियार। तो तेंजियार नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। ठीक है, तेंजियार नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। अब जिस फैमिली में इनका जन्म हुआ था, जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था, अच्छा, इब्न बतूता की बुक का नाम क्या है बेटा? रिहला है, ये बात आपको पता होगी, किताबुल रिहला। और ये भी किस भाषा में लिखी हुई है? अरबी भाषा में लिखी हुई है। ठीक है, इन्होंने भी अरबी भाषा में बुक लिखी, ये बात ध्यान रखना। खैर, तो इनका जन्म हुआ तेंजियार में, मोरक्को के शहर। और जिस परिवार में इनका जन्म हुआ वो बहुत ही ज्यादा क्या थी? फेमस थी, जानी जाती थी अपनी एक्सपर्टाइज के लिए। अपनी किस चीज के लिए? एक्सपर्टाइज के लिए। किस चीज की एक्सपर्टाइज भाई? इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ के अंदर इन्हें अच्छी खासी एक्सपर्टाइज थी, अच्छे खासा नॉलेज था इस्लामिक लॉ का। इस्लामिक लॉ का मतलब हो जाता है शरीयत। क्या बोला जाता है उन्हें? शरीयत। शरीयत यानी इस्लाम धर्म के नियम कानून, उसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज था, एक्सपर्टाइज थी इनके परिवार के लोगों को, फैमिली के लोगों को। तो परिवार इनका अच्छा था, पढ़ा लिखा परिवार था, एक्सपर्टाइज था, इस्लामिक लॉ के लिए फेमस था। ये थोड़ी सी कुछ सिमिलरिटी आप लोग देखें अल-बरूनी और इब्न बतूता के साथ, कि इनको कुछ ऐसा माहौल मिला है जिसके कारण इनकी एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन अच्छी हुई। तो अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इन्हें भी अर्ली एजुकेशन अच्छी मिली। इब्न बतूता अच्छा खासा पढ़े लिखे, अच्छा नॉलेज इन्होंने लिया। लेकिन परिवार की एक सोच थी, एक विचार था, और वो था क्या? बुक का नॉलेज, यानी किताबी ज्ञान। लेकिन ये जो व्यक्ति था इब्न बतूता, डिफरेंट थॉट प्रोसेस का व्यक्ति था। इनकी सोचने की तरीका थोड़ा अलग था। तो ये परिवार की जो परंपरा है कि बुक, किताबी ज्ञान,
उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, किताबी ज्ञान के ऊपर इनका बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। इनका मानना था कि किताबी ज्ञान की जगह, बुकिश नॉलेज की जगह, बुकिश नॉलेज की जगह जो ट्रेवल नॉलेज होता है, ट्रेवल के कारण, यात्रा करने के कारण जो नॉलेज आता होता है वो मोर इंपॉर्टेंट होता देन द बुकिश नॉलेज। ठीक है, किताबी ज्ञान की जगह यात्रा करने पर जो ज्ञान मिलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एज कंपेयर टू बुकिश नॉलेज, ऐसा इनका मानना था। यानी ये व्यक्ति प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा बिलीव करते हैं और बचपन से ही ये यात्रा करने के प्रति बहुत ज्यादा क्या थे, उमंग से भरे हुए थे, बहुत ही बहादुराना पूर्ण व्यक्ति थे और ट्रेवल करने का बड़ा शौक था। ठीक है, यात्रा करने का बड़ा शौक था, दूर दराज के लोग की ट्रेवल करना, लोगों के बारे में जानना, और इन्होंने बड़े एक्सटेंसिव ट्रेवल किया है। आप लोग देख रहे हैं मोरक्को के यात्री हैं और एक्सटेंसिव ट्रेवल ये करते हैं। मोरक्को से निकलकर जो अफ्रीका के देश आते हैं, ट्यूनीसिया वगैरह, सीरिया वगैरह, मिडिल ईस्ट वाले जो देश आएंगे, मक्का, सऊदी अरब, सूडान, इन देशों से होते हुए फिर ये इंडिया आते हैं, इंडिया के बाद चाइना जाते हैं। यानी इन्होंने अपने जीवन में एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग करी, अराउंड 30 to 40 ईयर्स। आप लोग देखेंगे कि जब ये अपने घर से निकले थे तेंजियार से, उस घर में ये वापस पहुंचे, उस जगह पर ये वापस पहुंचे लगभग 40 साल के बाद। तो इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव ट्रेवल किया, ये अपनी यात्रा करने का बहुत ज्यादा शौक था इनको और इसीलिए बहुत ज्यादा ये ट्रेवल कर पाए। ये बात आपको क्लियर होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब बेटा मैं आपको बता दूं कि लगभग 1332 और 1333 के लगभग ये कहां पहुंचे, इंडिया पहुंचे। ये कहां पहुंचे, इंडिया पहुंचे। लेकिन इंडिया आने से पहले ये एक्सटेंसिव ट्रेवल कर चुके थे, एक बहुत विस्तृत यात्रा ये कर चुके थे। कहां कहां की यात्रा कर चुके थे, तो इस इंडिया आने से पहले ये मक्का और मदीना की धार्मिक यात्रा कर चुके थे। मक्का की धार्मिक यात्रा, पिलग्रिमेज ट्रेवलिंग ये कर चुके थे। इसके अलावा कई सारी जगह जैसे सीरिया हो गया है, ठीक है, पर्सिया, पर्सिया, अफ्रीका के जो ईस्ट कोस्ट है, अफ्रीका के का जो पूर्वी बंदरगाह वाला जो क्षेत्र है, कोस्ट वाला जो एरिया है, वहां के कई सारे शहरों में ट्रेवल कर चुके थे। तो इंडिया में तो ये 1332 1333 के अप्रोक्स आते हैं, लेकिन उससे पहले मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा कर चुके थे। सीरिया, पर्सिया, सऊदी अरब और अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्टल टाउन्स की ट्रेवलिंग ये कर चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। तो बेटा इंडिया में आते हैं कब, 1332 1333 के अप्रोक्स, यानी ये 14th सेंचुरी आपकी चल रही है, 14वीं शताब्दी चल रही है जिस समय ये इंडिया में आए हैं। उस समय इंडिया पर जिस सुल्तान का शासन था उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो इंडिया में आने से पहले ये लैंड, अच्छा ये जो आ रहे हैं ये लैंड रूट से आ रहे हैं इंडिया की तरफ। कहां से आ रहे हैं, लैंड रूट से, जमीनी मार्ग से। तो जमीनी मार्ग से आने के लिए अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है, देन मिडिल ईस्ट से फिर आप लोग जानते हो कि अफगानिस्तान पहुंचे। अफगानिस्तान में सिंध में ये पहुंचे, अफगानिस्तान में कहां पहुंचे, सिंध पहुंचे। और सिंध में रहते हुए इन्होंने सुना, किसके बारे में सुना, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना। जब ये सिंध में थे तो उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक की बातें पता चली। क्या पता चला कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, और जो फिलोसोफर होते हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमान लोग होते हैं, उनके प्रति बड़ा ही दयालु होता है, कला के प्रति बड़ा दयालु है, साहित्यकारों के प्रति बड़ा ही प्रोटेक्टर है, उनको संरक्षण देता है। इस तरह की अच्छी बातें इन्होंने सुनी, किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो जब इन्होंने इनके बारे में अच्छी बातें सुनी तो फिर इनका इंटरेस्ट जागा मोहम्मद बिन तुगलक से मिलने का, और फिर सिंध से निकलते हैं। फिर ये क्या करते हैं, सिंध से निकलते हैं, कहां के लिए, दिल्ली के लिए। उस समय दिल्ली को दहली कहा जाता था। तो फिर ये सिंध से दिल्ली के लिए निकले, लगभग 50 दिन की यात्रा उन्होंने करी, और सिंध से ये कहां पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। सिंध से दिल्ली निकलने के लिए रास्ते में कुछ जगह आती है जिनको मेंशन किया गया है, जैसे कि मुल्तान, ये पाकिस्तान में आती जगह मुल्तान, और एक जगह आती उच्च। तो मुल्तान और उच्च होते हुए
ये कहां पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। लगभग 50 दिन की यात्रा करके दिल्ली पहुंचे। अब दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में मुलाकात हुई किससे? मोहम्मद बिन तुगलक से। अभी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक बात बता दूं कि ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल, ये बड़ा ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था। एंड ये बात ध्यान रखें कि उस दौर का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, सबसे पढ़ा लिखा। इसके पास आसपास जितने भी लोग थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना ये खुद इतना पढ़ा लिखा था। इसने शास्त्रों का ज्ञान लिया, इसने भाषाओं का ज्ञान लिया, इसने मेडिकल नॉलेज का ज्ञान लिया, इसने बोल सकते हैं अपन कि एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज लिया। हर प्रकार के शस्त्र शास्त्र चीजों को ये पढ़ चुका था। आसपास इसके जो लोग थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें वो लोग मूर्ख लगते थे। इसलिए जब भी कोई बुद्धिमान व्यक्ति आता था तो उसको वो बड़ा ही एडमायर होता था, उसको वेलकम करता था, उसको प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्शन देता था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के पास इब्न बतूता आया, दोनों बुद्धिमान लोग आए हैं, आपस में मिले और दोनों लोग बड़े खुश हुए। जब दो बुद्धिमान मिलते हैं तो बड़ा खुश होते हैं, तो ये बड़ा खुश हुआ और खुश होकर उन्हें अपने दिल्ली का काजी अपॉइंट किया। ठीक है, ही अपॉइंटेड हिम एज अ काजी ऑफ दिल्ली। तो इन्हें दिल्ली शहर का क्या अपॉइंट किया गया? काजी के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। तो काजी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। काजी मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, धार्मिक पद होता है। तो काजी के पद पर इब्न बतूता को इन्होंने अपॉइंट किया कि ठीक है आप दिल्ली के काजी हो। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन इसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई, दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कैद कर लिया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनका ये जो डिस्प्यूट था वो रिजोल्व हो गया, दोनों फिर से फ्रेंड बन गए। इसके बाद अराउंड 1342 के लगभग, 1342 के लगभग, 1342 के लगभग ये जो इब्न बतूता था इनको एक आदेश दिया और इनको बोला गया कि आप चाइना जाइए और चाइना में हमारे एम्बेसडर के रूप में जाइए। तो इन्हें चीन जाने के लिए आदेश दिया गया, आपको चीन जाना है हमारे एम्बेसडर के रूप में। अब इनका जो नया असाइनमेंट था, यानी अब इनको जो नया टास्क मिला था वो इनको कहां जाना था? चाइना के लिए जाना था। ठीक है, अब चाइना जाने के लिए इनकी बात हो गई है, बात पक्की। अब चाइना जाने के लिए ये निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से निकल रहे हैं चाइना जाने के लिए। तो पहले सेंट्रल इंडिया, और सेंट्रल इंडिया से ये पहुंचे मालाबार। मालाबार इट मींस जो केरल का कोस्टल एरिया है, केरल का जो तटीय क्षेत्र है उसे मालाबार कहा जाता है। तो मालाबार वाले क्षेत्र में ये पहुंचे। मालाबार से फिर ये मालदीव गए। कहां गए? मालदीव। ठीक है, अब मालदीव ये जाते हैं और मालदीव में लगभग 18 महीनों तक, 18 महीनों तक ये क्या करते हैं? काजी के रूप में काम करते। ठीक है, मालदीव में 18 महीनों तक काजी की ड्यूटी पर इन्होंने काम किया, काजी के रूप में अपनी ड्यूटी की। लेकिन फिर इनको याद आता है कि भाई हमें तो चाइना के लिए बोला गया था, अपन तो मालदीव में ही रुक गए। फिर इनको याद आता है और फिर ये फिर वापस जाते हैं मालाबार, श्रीलंका, देन असम, बंगाल, और फिर ये फाइनली चाइना के लिए एक शिप लेते हैं, एक जहाज ये पकड़ते हैं और उस शिप से ये जाते हैं सुमात्रा। और सुमात्रा आप जानते हो इंडोनेशिया में आता है। और फिर सुमात्रा से एक दूसरा शिप पकड़कर ये फाइनली कहां गए? चाइना गए। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को? चाइना पहुंचे। अब चाइना जब पहुंचे तो चाइना के जिस बंदरगाह पर पहुंचे उसका नाम था जायतुन। जायतुन नामक जो शहर है उस समय पर, आज के समय इसे क्वांगझाऊ कहा जाता है, तो ये जायतुन पहुंचते हैं। जायतुन पहुंचने के बाद ये चाइना का भी एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग करेंगे जैसे इंडिया की करी। और चाइना का जो शहर था बीजिंग, तो ये चीन के शहर बीजिंग जाते हैं। और बीजिंग जाने के बाद चाइना का एक्सटेंसिव ट्रेवल करने के बाद एट द एंड ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे वापस जाना है। यानी बहुत ज्यादा लंबे समय तक चीन में रहना नहीं रहे, शॉर्ट टाइम तक ही रहे। और अराउंड 1347 ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे अपने घर लौटना है। तो अब ये लौटने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बीजिंग तक ट्रेवल करने के बाद दे डिसाइडेड टू गो बैक टू होम। ठीक है, तो 1347 में वापस निकलेंगे। एक चीज ध्यान रखना, चाइना में जब ये गए और चाइना के बारे में जो इन्होंने बातें बताई उसकी तुलना की जाती है एक इटालियन ट्रेवलर से जिसका नाम था मार्को पोलो। तो इनके चाइना के बारे में जो बातें इन्होंने लिखी उसको कंपेयर किया गया है मार्को पोलो के ग्रंथों के साथ, जो इटली का एक ट्रेवलर था जो चीन की यात्रा पर जाता है। अब ये वहां से वापस निकले और वापस अपने देश पहुंचे। अपना देश कौन सा? मोरक्को। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो ये हमने बात कर ली कहानी किसके बारे में? इब्न बतूता के बारे में, जो मैंने आप लोगों को यहां से लेके यहां तक की बातें बता दी थी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं एक बार पूरा टेक्स्ट। आप लोग देखिए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इब्न बतूता जिसकी बुक का नाम है रिहला, अरेबिक भाषा में लिखी गई है। ठीक है,
प्रोवाइड्स, इससे हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है भारत की सोशल और कल्चरल कंडीशंस के बारे में रिलेटेड टू 14th सेंचुरी की। इसका जन्म होता है तेंजियार नामक स्थान पर जो मोरक्को का है। वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एजुकेटेड फैमिली और एक्सपर्टाइज, इस्लामिक लॉ के बारे में उनकी बड़ी एक्सपर्टाइज थी। एडवेंचरस लविंग था, यानी घूमना फिरने का बड़ा शौक था, दूर दराज के लोगों एरिया में जाना, मिलना लोगों से, और इसके लिए ये ऐसा करता भी है। 1332-1333 के लगभग ये इंडिया में आने से पहले मक्का की धार्मिक यात्रा कर चुके थे, और भी कई सारे जगह जैसे सीरिया, इराक, पर्सिया, यमन, ओमान, इन जगहों पर और अफ्रीका के ईस्टर्न एरियाज में ये ट्रेवलिंग, एक्सटेंसिव ट्रेवलिंग कर चुके थे। ठीक है, ये इनका आने वाला रूट है, जो लैंड रूट से ये आए हैं। इस मैप में आप ये जो जगहों के नाम देख रहे हैं, ये उस समय के नाम है जब इब्न बतूते भारत में आए थे। ठीक है, नाउ जब ये भारत में आए तो इनकी मुलाकात मोहम्मद बिन तुगलक से होती है, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें से मुलाकात हुई, उनको दिल्ली के काजी के रूप में अपॉइंट किया गया, मुल्तान और उच्च से होते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। देन फिर 1342 में इनको टारगेट दिया गया था चाइना जाने का, तो फिर ये चाइना के जो मंगोल शासक थे उनसे मिलने के लिए इनको बोला गया, तो फिर ये चाइना जाते हैं, ट्रेवल टू चाइना। ठीक है, और फिर चाइना से में ट्रेवल करने के बाद ये 1347 के अराउंड वापस अपने जगह पर जाने की के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, अब जब ये वापस लौटेंगे तो देखिए आप लोगों को मैंने आने वाला रूट बताया था जो लैंड रूट था, मिडिल ईस्ट से होता हुआ इंडिया आए थे। अब ये जा रहे हैं तो ये जो लाल लाइन देख रहे हैं आप लोग, इसमें समुद्री रास्ते को इन्होंने ज्यादा यूज किया। अब ये अपने जगह पर वापस पहुंच गए। ठीक है, जब ये अपनी जगह पर वापस पहुंच गए हैं तब वहां के जो राजा थे, वहां के जो सुल्तान, जो लोकल रूलर थे, अब तो भाई देखिए ऐसा है कि जो इब्न बतूता है, अब उनका बड़ा ही नाम होगा अपने देश में, क्योंकि बहुत ही एक्सटेंसिव ट्रेवल करी है इन्होंने। देख रहे हो ना, एक प्रकार से विश्व यात्री के रूप में बन गए, एक बड़ा हिस्सा दुनिया का इन्होंने ट्रेवल कर लिया उस जमाने में, आज से इतना साल पहले, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में। तो अब इनका बड़ा नाम है वहां पर। ठीक है, हालांकि उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे, वो और एक अपन देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि जब ये अपने देश वापस गए तो फिर उनका कितना सम्मान हुआ और क्या उनको बोला गया। तो पहले अपन एक कैलकुलेशन, जो इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल करी अलग अलग जगहों की, तो जैसे मुल्तान से दिल्ली ये पहुंचे, 40 दिन का इनको समय लगा। सिंध से दिल्ली 50 दिन का समय लगा। ठीक है, दौलताबाद से दिल्ली जो आज के समय महाराष्ट्र में आता है, वहां पे 40 दिन का समय, और ग्वालियर और दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 दिन की थी। ठीक है, देन अब यहाँ पे एन अर्ली ग्लोब ट्रोटर इनके बारे में बोला जा रहा है। एन अर्ली ग्लोब ट्रोटर का मतलब है कि पहला विश्व यात्री। ठीक है, पहला विश्व यात्री। हाँ, तो यहां पे आप देख रहे हो क्या कॉन्सेप्ट है कि ट्रेवलिंग वॉज ऑल्सो मोर इनसिक्योर, कि जब ये यात्रा कर रहे हैं तो ये नहीं है कि बहुत ही सरल काम नहीं है, बहुत ही इनसिक्योर ये टास्क है, क्योंकि जब यात्रा उस समय पर की जाती थी तो डकैतों का या बैंडिट्स का खतरा बना रहता था। कई बार इनके ऊपर भी अटैक हुए, इन्हें भी लूटपाट की गई, इनके ऊपर भी कई बार बैंडिट्स के अटैक हुए। ये चित्र आप लोग देख सकते हैं कि लोग यात्रा कर रहे हैं और उनके ऊपर इस तरह से जो डकैत हैं वो अटैक कर रहे हैं। तो ये मुगल एम्पायर का ये इस चित्र है 16th सेंचुरी का। तो ये होता था, इसलिए हमेशा कारवां में चला करते थे, यानी लोगों के ग्रुप्स में। लेकिन कारवां में चलते समय भी जो जब लंबे लंबे रूट्स होते थे तो भी ऐसे अटैक्स से बचा नहीं जा सकता था। ठीक है, एक बार जब ये मुल्तान से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे तो इनके कारवां पर अटैक हुआ, कई लोगों की उसमें जान चली गई। जो लोग बचे उसमें इब्न बतूता भी थे, हालांकि इन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे एक जो अगला टॉपिक है वो ये है द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरोसिटीज। अब इसमें हम ये देखेंगे कि जब ये वापस अपने देश पहुंचते हैं तो इनका बड़ा ही सम्मान होता है, क्योंकि अब ये वहां की विरासत बन चुके हैं। एक बहुत ही बहादुरी पूर्ण कार्य इन्होंने किया है। और इवन आप लोग देखेंगे तेंजियार में एक म्यूजियम भी है, किसका, किसके नाम पर, इब्न बतूता के नाम पर। तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने काम कर दिया। तो जब ये वापस लौटे तो इनका बड़ा सम्मान हुआ, और इनके बारे में देखिए क्या बोला गया है, एस वी हैव सीन इब्न बतूता। जैसे कि हमें पता चल चुका है कि इब्न बतूता बहुत ही बहादुर व्यक्ति है, बहादुर यात्री है, और बहुत एक्सटेंसिव इन्होंने ट्रेवलिंग करी है, एक बहुत बड़ी यात्रा इन्होंने करी है। उत्तरी अफ्रीका, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इवन इंडिया, चाइना, और हो सकता है रूस की भी इन्होंने यात्रा करी हो, ये माना जाता है। तो जब ये अब अपने देश वापस पहुंचे तो इनके देश के जो शासक थे उन्होंने आदेश दिया कि इनकी जो कहानी, किस्से हैं, उसे क्या किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। इनके द्वारा जो अलग अलग जगह पर ये गए हैं उसे रिकॉर्ड किया जाए, यानी उसे लिखा जाए। तो अब यहाँ पे एक सोर्स है एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, यानी शिक्षा और मनोरंजन। तो अब एक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया जिसका काम था कि इब्न बतूता बोलेंगे और आपको लिखना है, यानी श्रुति लेखक। श्रुति लेखक मतलब सुनकर लिखने वाला व्यक्ति। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था इब्न जुआजी।
तो इब्न जुआजी को ये काम दिया गया था, आपको लिखना है, जो भी बोलेंगे कौन, आपके इब्न बतूता। तो जब ये इब्न जुआजी लिखना शुरू करता है तो उसने एक इंट्रोडक्शन लिखा, सबसे पहले स्टार्टिंग जो करी, तो वो इंट्रोडक्शन का यहाँ पे पार्ट है। तो ये मेंशन करता है कि भाई बहुत ही ग्रेसियसली, बहुत ही सद्भावनापूर्ण अच्छे से बोला गया इब्न बतूता से कि आप जहां अलग अलग देशों पर आप गए हैं, अलग अलग राजाओं से, अलग अलग इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी से जब आप मिले हैं, अलग अलग चीजों को जब आपने देखा है, उनसे एसोसिएटेड जो भी आपको मेमोरी में बातें याद हो आप उसको बोलिए और मैं आपकी बातों को लिखता जाऊंगा। जब इब्न बतूता ने बोलना शुरू किया और जब इब्न जुआजी लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही अच्छा फील हुआ। तो ये चीज है, ठीक है। चलिए बेटा, नाउ कम ऑन टू द फ्रेंकोइस बर्नियर। लेकिन अभी हमारा समय काफी ज्यादा हो चुका है, तो अब हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। फ्रेंकोइस बर्नियर के बारे में हम अगली क्लास में स्टार्ट कर लेंगे बातों को चर्चा करना। अब हम थोड़ा सा हमारे जो एमसीक्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और इस ट्रेवलर के बारे में अपन अगली क्लास में बात कर लेंगे। नाउ कम ऑन टू द एमसीक्यू सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, which Portuguese writer provided a detailed accounts of trade and society in South India? किस पुर्तगाली यात्री ने दक्षिण भारत के अंदर व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण दिया है? हालांकि ये वाला कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं है, जो अभी हम पढ़ेंगे फ्रेंकोइस बर्नियर, तो उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी, बट मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का बेटा करेक्ट आंसर होगा दुराते बारबोसा। दुराते बारबोसा एक पोर्तुगीज ट्रेवलर था जिसने साउथ इंडिया की ट्रेड और सोसाइटी के बारे में डिटेल अकाउंट लिखे हैं। नाउ कम ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, हु रोट किताबुल हिंद? आई थिंक अब आप लोगों को पता है किताबुल हिंद किसने लिखी, इसका आंसर आपको कमेंट करना है चैट बॉक्स में। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑन विच ट्रेवलर्स कंपाइल्ड देयर अकाउंट्स? जो यात्री होते थे फॉरेन ट्रेवलर, जब वो अपना ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें वो किन सब्जेक्ट को कंपाइल करते हैं? दरबार की गतिविधियों को, धार्मिक मुद्दों को, स्थापत्य कला को, या फिर इन सभी को? अगेन इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स केम टू इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी? 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले यात्री का नाम बताइए। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, दुराते बारबोसा, अब्दुल रज्जाक या फ्रेंकोइस बर्नियर? आई थिंक ये आंसर आप लोग दे सकते हैं, तो इसका भी आंसर मैं चेक करूंगा। Who gave us the most important description of विजयनगर in the 15th century? ये बात भी मैंने आपको बताई है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर एम्पायर के बारे में किसने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, दुराते बारबोसा, अब्दुल रज्जाक या इब्न बतूता? अगेन इसका आंसर आपको कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन, फ्रेंच वॉयेजर यानी फ्रांस का एक यात्री जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर नाम का जो ट्रेवल करता है इंडिया में एटलीस्ट 6 टाइम, एसोसिएटेड विथ विच ऑक्यूपेशन? लगभग 6 बार भारत की यात्रा करी इसने। ये किस काम से संबंधित था, उसका ऑक्यूपेशन क्या था? ये सर्जन था, हॉर्स ट्रेवलर था, हॉर्स ट्रेडर था, ज्वेलर था, या फिर पेंटर था? तो बेटा ये ज्वेलर था, यानी जौहरी व्यक्ति था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नाउ वी हैव द अनदर वन, इन वर्चुअली एवरी इंस्टेंस, हर एक घटना पे, जो बर्नियर अभी हमने हालांकि उसकी चर्चा नहीं करी, तो बर्नियर क्या करता है? हर एक घटना की जो तुलना है भारत की, हर एक स्थिति की तुलना क्या करता है? यूरोप के साथ करता है, यूरोप में हुए डेवलपमेंट के साथ करता है, और भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना करते हुए किस तरह का बताता है? अच्छा बताता है, ब्लीक यानी निम्नतर बताता है, प्रोटेक्शन बताता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो बेटा ये इंडिया की जो कंडीशन है उसे ब्लीक यानी कि निम्नतर बताता है, ठीक है। तो ये बर्नियर थोड़ा सा इस सोच वाला व्यक्ति था। आगे अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता ने जब अपनी ट्रेवलिंग करी तो आपको बताना है कि कितने दिन की उसको ट्रेवलिंग करनी पड़ी मुल्तान से दिल्ली के लिए और सिंध से दिल्ली के लिए? तो बेटा सिंध से दिल्ली की जो यात्रा थी उसमें उनको 50 दिन का समय लगा था, और मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन का समय लगा था, यानी 50 और 40 आपका आंसर होगा, ठीक है। नाउ अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द वर्ड हिंदवी रेफर? तो हिंदवी शब्द किस चीज को रेफर करता है? लैंग्वेज को, धर्म को, ज्योग्राफिकल लोकेशन को, या नन ऑफ द अबव? तो ये भी मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी की जो बुक है किताबुल हिंद एक बड़ा ह्यूज टेक्स्ट है, डिवाइड है कितने चैप्टर्स में? आपको बताना है कितने चैप्टर्स में ये टेक्स्ट डिवाइड है, मैंने ये भी आपको पढ़ाया है। तो ये हो जाता है हमारा समरी जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया। अभी हमारा एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ फ्रेंकोइस बर्नियर, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।